दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रुप बी जो एग्ज़ाम दिनांक 18/5/2025 का हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ, जिसे मैं आज सॉल्व करूँगा। फर्स्ट पार्ट में राजभाषा के क्वेश्चंस को छोड़कर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे मैं पार्ट ए में डील करूँगा और रेस्ट क्वेश्चंस को मैं पार्ट बी में डील करूँगा। तो राजभाषा के क्वेश्चंस को छोड़ कर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Which rule of railway service conduct rule 1966 deal with the promptness and courtesy to be shown by railway servant in the performance of his official duty? रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस रूल में हमें हमेशा रेलवे कर्मचारी को तत्परता और शिष्टाचार बनाए रखना है? वो हमारा रूल 3A में प्रावधान दिया गया कि हमेशा कर्मचारी शिष्टाचार बनाए रखेगा और हमेशा तत्परता बनाए रखेगा। कोई भी काम में आप डिले नहीं कर सकते हैं, हमेशा शिष्टाचार एक बनाए रखना है, तो हमारे रूल 3A में प्रावधान किया गया है। रूल 3B में हमारा जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका ऑब्जर्वेशन करने के बारे में बताया गया, और रूल 3C में हमारा सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो हमारे रूल 3C में बताया गया है। यहाँ पे प्रॉम्प्टनेस एंड कोर्टेसी के बारे में पूछा गया था, जो कि हमारा रूल 3A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which rule of railway service conduct rule 1966 provide that every railway servant shall at all times act in accordance with the government policy regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage? अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें रूल 3B में प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा रूल 3B एक के अनुसार हमें जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज से संबंधित है, सारे पॉलिसी को हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी 3B1 सही हो जाएगा। 3A में जैसा मैंने आपको भी बताया कि हमें तत्परता और शिष्टाचार बनाए रखना है। 3C में हमें सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which rule of the Railway Service Conduct Rule 1966 prohibit railway servant from criticizing the government in any radio broadcast, telecast through any electronic media or publish any document in his name or anonymously pseudonymously? रेलवे सेवा आचरण नियम के अनुसार हमें यह बताया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी सरकार को क्रिटिसाइज आलोचना किसी भी माध्यम से नहीं करेगा। तो ये हमारे रूल 9 में बताया गया है कि आप सरकार के कार्यों के प्रति या आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे रूल 9 सरकार की आलोचना नहीं करना है, उसके बारे में हमें बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रूल 9। रूल 7 में हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो भी है वो नहीं करना है, तो रूल 7 में प्रावधान किया गया है। रूल 8 में हमें बताया गया है कि प्रेस मीडिया से दूरी बनाए रखना है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म के बारे में बोल रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रूल 9 सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In accordance with Rule 15, private trade or employment of railway service conduct Rule 1966, for which of the activities a railway servant is not required to obtain the previous sanction of government. कंडक्ट रूल 15 के अनुसार कोई भी अगर कर्मचारी ट्रेड बिजनेस करना चाहता है तो उसे विद प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का जरूरी है, तभी आप ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना अनिवार्य नहीं होता, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर, इस तरह के काम में हमें गवर्नमेंट का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन प्रमोशन ऑफ मैनेजमेंट और लिटरेरी साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी और क्लब विच रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर और रिक्रिएशनल एक्टिविटी। कोई भी साहित्यिक या वैज्ञानिक धर्मार्थ समाज या क्लब के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन में भाग लेना जो खेल, संस्कृति या मनोरंजन कृतियों को बढ़ावा देने से संबंधित हो, इस प्रकार के कार्य में सरकार का प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही हो जाएगा। कैनवास इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस और इंश्योरेंस एजेंसी एक्ट्स ऑन और मैनेज बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली,
इस तरह के कार्यों के लिए आपको गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन अनिवार्य है, तभी आप इस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा विथ प्रायर परमिशन के बाद ही आप बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसमें नहीं आएगा। पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ स्पॉन्सर्ड मीडिया। स्पॉन्सर्ड मीडिया के तहत भी आप किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से हो। तो हमारा जबकि पूछ रहा है कि किस तरह के कार्यों के लिए आप परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं 1 एंड 2 ओनली, ये हमारा ऑप्शन सही है। आंसर देख लेते हैं हम लोग, राइट आंसर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट टू 1966 प्रोहिबिट रेलवे सर्वेंट फ्रॉम गिविंग और टेकिंग डॉरी। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम के तहत दहेज लेना और देना बिल्कुल मनाही है। तो ये हमारा रूल 13A में प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following circumstances the leave at credit of a railway servant does not cease? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में रेलवे कर्मचारी की छुट्टी समाप्त नहीं होती है? यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। व्हेन ए रेलवे सर्वेंट इज डिसमिस्ड, रिमूव और रिजाइन फ्रॉम रेलवे सर्विस। जब भी कोई कर्मचारी रेल सेवा से बर्खास्त या रिमूव कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में उसका लीव को पूर्णतः सीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन ए रेलवे सर्वेंट अप्लाई फॉर another post under the government of India but outside the railway, if such application is forwarded through proper channel and the applicant is required to resign his post before taking up the new one। कोई भी रेलवे कर्मचारी जब रेल सेवा में है और वो प्रॉपर तरीके से किसी दूसरे जॉब में रेलवे से बाहर जाना चाहता है, तो विथ प्रायर आपने अगर एनओसी ले रखी है तो उस स्थिति में लीव सीज नहीं किया जा सकता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस स्थिति में लीव सीज नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखने, रेलवे सर्वेंट हुई डिसमिस और रिमूव फ्रॉम सर्विस एंड रीज इंस्टेटेड ऑन अपील और रिवीजन। जब भी कोई कर्मचारी सेवा से डिसमिस कर दिया गया परंतु वो अपील रिवीजन में पुनः फिर से नियोजित हो गया, तो उस स्थिति में उसका लीव सीज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। रेलवे सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन कंपनसेशन और इनवैलिड पेंशन और ग्रेच्युटी इज रीएम्प्लॉयड एंड अलाउड टू काउंट हिज पास्ट सर्विस फॉर पेंशन। जब भी कोई कर्मचारी कंपनसेशन या इनवैलिड पेंशन पे रिटायर हो गया है और वो पुनः रीएम्प्लॉयड किया जाता है, तो उसका पास्ट सर्विस अगर पेंशन के लिए काउंट किया जाता है, तो उस स्थिति में भी उसका लीव सीज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि 1 वाले मामले में तो सीज हो जाता है, बाकी 2, 3 और 4 वाले मामले में सीज नहीं होता। ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन 1 ओनली, ये गलत है। ऑप्शन 2 एंड 4 ओनली, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the maximum period of extraordinary leave that can be granted to a temporary railway servant without a medical certificate? कोई भी रेलवे कर्मचारी टेम्पोरी अगर कार्य कर रहा है तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट उसे 90 दिन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव प्रदान किया जा सकता है, और यदि मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसे 180 दिन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव प्रदान किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे पूछा गया विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इस केस में 90 दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। यहाँ पे ऑप्शन 3 मंथ 90 डे होना चाहिए। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 3 मंथ यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Apprentice mechanics in railway workshop may be granted leave on full stipend for a period not exceeding a day and on half a stipend on medical certificate for a period not exceeding day in a year of apprenticeship। कोई भी रेलवे अप्रेंटिस मैकेनिक जब किसी रेलवे कार्यशाला में काम करते हैं तो उसे फुल स्टाइपेंड पे 16 दिन का लीव प्रदान किया जाता है, और मेडिकली आधार पे हाफ स्टाइपेंड जो कि 20 दिन पे प्रदान किया। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, फुल स्टाइपेंड में हमारा 16 दिन और हाफ स्टाइपेंड में 20 दिन मेडिकली आधार पे प्रदान किया। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 16 डे या 20 डे। ये हमारा ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, राइट आंसर 16 डे या 20 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
What is the maximum period of maternity leave that can be granted to a female railway servant, irrespective of the number of surviving children during the entire service of the female railwय servant in case of miscarriage, including absorption और production of medical certificate? किसी भी महिला रेल कर्मचारी को संपूर्ण सेवा काल में यदि उसके गर्भपात के समय मिसकैरेज हो जाता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने पे उसे अधिकतम कितना दिन का एक तरह का लीव विशेष सरकार प्रदान किया जाता है। तो इस स्थिति में यदि किसी रेलवे महिला कर्मचारी का इस तरह का केस आता है तो उसे संपूर्ण सेवा काल में 45 दिन का लीव प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 60 डे, 45 डे, 30 डे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 45 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। How many days a married female railway employee is entitled for special casual leave for undergoing ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन फर्स्ट टाइम, पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल? कोई भी विवाहित महिला रेलवे कर्मचारी को प्रसवपूर्ण या गैर प्रसवपूर्ण पहली बार ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन कराने के लिए कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का अधिकार है? इस तरह के मामले में जनरली 10 दिन का लीव प्रदान, स्पेशल कैजुअल लीव प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे नॉट एक्सीडिंग 40 डे, नॉट एक्सीडिंग 50 डे, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट एक्सीडिंग 20 डे। यहाँ पे आंसर नॉट एक्सीडिंग 40 डे दे रहा है। इस तरह के मामले में जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसके अनुसार 10 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव प्रदान किया जाता है। इसका मैं पॉलिसी देख के मैं आप लोग को फिर से अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is an online system which enable railway employee to view their personal biodata, service and pay related particulars such as salary details, provident fund, NPS details, salary related loans and advances, income tax detail, leave and family details etc. कौन सी ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें रेलवे कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत बायोडाटा, सेवा, वेतन संबंधी विवरण जैसे वेतन विवरण, भविष्य निधि, एनपीएस विवरण, वेतन से संबंधित ऋण, अग्रिम, आयकर विवरण, छुट्टी और परिवार का विवरण देखा जा सकता है। इस तरह का जो एक एप्लीकेशन है अभी वर्तमान में रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस चल रहा है जिसमें आपको ये सारे सुविधा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे RESS, HRMS, उम्मीद। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग हो जाएगा RESS, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा RESS। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। As per Section 12 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act (POSH Act 2013), the internal committee or the local committee, as the case may be, on a written request made by the aggrieved woman during the pendency of an inquiry, may recommended which of the following to the employer? सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत यदि कोई एग्रीव्ड वुमेन महिलाओं का कार्यस्थल पर यदि अनियमित पीड़न होता है तो धारा 12 के अनुसार आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जैसा ही मामला हो, जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर नियोक्ता को निम्नलिखित में से क्या सिफारिश कर सकती है? इस तरह के जो भी मामले होते हैं तो उस स्थिति में एग्रीड वुमन या रिस्पोंडेंट को 90 डे का लीव प्रदान किया जाता है और उसे कहीं अन्य स्थान पे भी ट्रांसफर करने का प्रावधान है। और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे पीड़ित महिला या प्रतिवादियों की किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना, ये हमारा ऑप्शन सही है। पीड़ित महिला को उनके अन्यथा हकदार अवकाश के अतिरिक्त 3 माह की अवधि तक का अवकाश प्रदान करें, ये भी हमारा 90 डे का 90 डे का लीव प्रदान किया जाता है नॉर्मल लीव के अतिरिक्त। यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। पीड़ित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। केवल पीड़ित महिला को ही किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा, प्रतिवादी को नहीं, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। एग्रीड वुमेन और रिस्पोंडेंट दोनों को भी कहीं अन्य वर्क प्लेस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा ये ऑप्शन ए सही है। आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ओनली, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following is correct about the payment of national holiday allowance to non-gazetted staff? जो भी रेलवे कर्मचारी गैर राजपत्रित हैं, यदि वो राष्ट्रीय अवकाश नेशनल हॉलीडे के दिन कार्य करते हैं तो किस प्रकार का उन्हें भुगतान किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है।
द कैश कंपनसेशन इज पेबल इवन व्हेन एन एम्प्लॉय इज ऑन रेस्ट। नगद मुआवजा तब भी देय होता है जब कर्मचारी रेस्ट पे हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। द कैश कंपनसेशन इज पेबल इवन व्हेन द रनिंग स्टाफ आर ऑन वेटिंग ड्यूटी ऑन ए नेशनल हॉलीडे। कोई भी रनिंग स्टाफ जब नेशनल हॉलीडे के दिन यदि वेटिंग फॉर ड्यूटी है तो उस स्थिति में भी कैश कंपनसेशन प्रदान किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। Members of the Railway Protection Force work round the clock and are not entitled to public holiday, hence they are not eligible for compensation for working on national holiday। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि 24 घंटे कार्य करते हैं, तो उन्हें पब्लिक हॉलीडे के लिए वो इंटाइटल नहीं है, परंतु वो कैश कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ जो कि एलिजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। कैश कंपनसेशन के लिए वो एलिजिबल होते हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। ऑफिस स्टाफ हु आर एलिजिबल फॉर पब्लिक हॉलीडे वुड बी एंटाइटल्ड टू एडिशनल पेमेंट इफ दे अटेंड ऑन ए नेशनल हॉलीडे। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। जो भी ऑफिस स्टाफ हैं वो पब्लिक हॉलीडे के दिन यदि वो कार्य करते हैं तो उन्हें एडिशनल पेमेंट नहीं बल्कि उन्हें कंपेंसेटरी लीव प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे पेंशनर हु हैड ऑप्टेड फॉर ट्रायल ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी रेलवे पर्सनल है वो एफएमए के लिए अगर ऑप्ट किए हुए हैं तो उन्हें किस प्रकार का सुविधा प्रदान किया नहीं, किस तरह के लिए वो इंटाइटल नहीं होंगे, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो कि रेफरल आउटसाइड फॉर द ट्रीटमेंट नॉट अवेलेबल इन रेलवे हॉस्पिटल। रेलवे अस्पताल में उपलब्ध न होने वाले उपचारों के लिए बाहर से रेफर करना हो तो उस स्थिति में उन्हें सुविधा प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा नॉट इंटाइटल के बारे में बोला गया है, जबकि ऑप्शन नंबर ए हमारा इंटाइटल के बारे में बताता है। नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट, ये भी हमारा इंटाइटलमेंट के बारे में बताया गया है कि पेशेंट ट्रीटमेंट भी आप करा सकते हैं और ओपीडी सुविधा भी आप ले सकते हैं और डू पेशेंट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे नॉट इंटाइटलमेंट के बारे में बोला गया है, तो हमारा यहाँ पे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि लगभग पिछले भी एग्जाम्स में, एपीओ के एग्जाम्स में पूछा गया है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो ये पूर्णतः इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रूल 24(3) चैप्टर 6 ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 which replaced Factory Act 1948 mandate the provision of the facility of crèche for the use of children under the age of 6 years of the employees at suitable location where in more than workers are ordinarily employed in factory। रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में एक महिलाओं को सुविधा प्रदान किया है कि वो अपने 6 साल तक के बच्चों के लिए रेलवे संस्थान इस्टेब्लिशमेंट में एक क्रेच की सुविधा प्रदान किया गया है, जिसके लिए कितने कर्मचारी, महिला कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत होने चाहिए, तब इस प्रकार का सुविधा प्रदान किया है। शुरुआत में ये सुविधा 30 महिला कर्मचारी होने पर प्रदान किया जाता था, परंतु 1976 में इसे रिप्लेस करके 30 की जगह 50 कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा ये 50, यहाँ पे यदि 50 वुमेन कार्यरत होंगे तो वहाँ पे क्रेच की सुविधा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर 50 ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेक्शन 3 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 mandates establishment of works committee in any industrial establishment in which or more workers are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 3 किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य समिति की स्थापना अनिवार्य है यदि उस स्थापना एस्टेब्लिशमेंट में पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन इतने कर्मचारी या अधिक श्रमिक नियोजित हो या नियोजित रहे हो, तब वर्क्स कमेटी की स्थापना किया जा सकता है। जहां जिस इस्टेब्लिशमेंट में पिछले 12 महीनों में यदि 100 कर्मचारी कार्यरत हैं तो वहां पे वर्क्स कमेटी की स्थापना किया जा सकता है। और यदि यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पूछा होता तो उस स्थिति में हमारा जो भी कार्यरत कर्मचारी होंगे वो 300 हो जाता है यहाँ पे आंसर।
तो जबकि यहाँ पे वर्क्स कमेटी के बारे में पूछा गया था तो 100 कर्मचारी नियोजित होने चाहिए, और यदि स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बोला होता तो यहाँ पे 300 कर्मचारी नियोजित होने चाहिए। तो यहाँ पे वर्क्स कमेटी के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वेजेज। रेलवे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार वेजेज का प्रावधान किया गया कि वेजेज में आपका कौन कौन सा अलाउंसेस आता है। तो उसमें से आपका एक तो जो भी आपका सैलरी हो जाएगा वो आता है, और दूसरा आपका डीएनएस अलाउंस, और तीसरा आपका कोई भी रिटेनिंग अलाउंस हो तो आपका वेजेज के रूप में काउंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डीएनएस अलाउंस सिर्फ एक ही दिख रहा है, बाकी एनी ओवर टाइम अलाउंस ये आपका वेजेज का पार्ट नहीं है। एनी कन्वेंस अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन ये भी आपका वेजेज का पार्ट नहीं है। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू पेंशन प्रोविडेंट फंड एंड द इंटरेस्ट विच में हैव एक्रूड ये भी आपका वेजेज का पार्ट नहीं है। वेजेज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार आपका सिर्फ सैलरी, डीएनएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस सिर्फ यही आते हैं, बाकी कोई भी किसी भी प्रकार का अलाउंस आपका वेजेज के रूप में नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ ओनली डज नॉट पार्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 1 2 3 हमारा पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 हमारा यहाँ पे पार्ट नहीं है, जबकि 4 हमारा वेजेज का पार्ट है। आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का मैं दिखा देता हूँ कुछ। Wages means all remuneration, whether by way of salary, allowance, or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed, which would, if the terms of employment expressed or implied were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or of work done in with such employment, and include basic pay, DNS allowance और retaining allowance if any। सिर्फ यही आपके वेजेज का पार्ट है, बाकी आपका कोई भी पार्ट वेजेज के रूप में मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर डज नॉट पार्ट तो हमारा 1 2 3 वेजेज का पार्ट नहीं है, 4 हमारा वेजेज का पार्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे डज नॉट पार्ट बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज पर सेक्शन 62(2)(a) ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, एन एम्प्लॉयर ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट लॉक आउट एनी ऑफ हिज वर्कर विदाउट गिविंग देम नोटिस और लॉक आउट विदिन डेज ऑफ बिफोर लॉकिंग आउट। कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान है वो यदि तालाबंदी करना चाहता है तो कितने दिन पूर्व वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को सूचना देना अनिवार्य होगा, तभी वो तालाबंदी कर सकता है। तो इस तरह के मामले में नियोक्ता को 60 दिन पहले पूर्व सूचना देना होता है तालाबंदी करने से पूर्व, तभी आप संस्थान को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। 60 डे, 30 डे, 40। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा 60 डे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which section of Industrial Relation Code 2020 has varied the jurisdiction of Civil Court? औद्योगिक संबंध संविधा 2020 की धारा किस धारा ने सिविल न्याय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के बारे में पूछा गया है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की किस धारा ने सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पे रोक लगा दी? तो ये सेक्शन 97 के अनुसार सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पे पुनः रोक लगा दिया गया है कि आप कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित केस होंगे वो सिविल कोर्ट में नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सेक्शन 97 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे 97 सेक्शन में बताया गया कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू व्हिच एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई एंड नो जुरिडिक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग व्हिच इज डन और इंटेंडेड टू बी डन बाय और अंडर दिस कोड। यहाँ पे सेक्शन 97 के अनुसार सिविल कोर्ट को अधिकार से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए 97 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the time limit before which a railway servant may apply for conversion of leave sanctioned from one kind to another retrospectively? कोई भी कर्मचारी जब यदि किसी भी प्रकार का अवकाश लिया हो और यदि वो चाहता है कि मैं अपने अवकाश को किसी दूसरे अवकाश में परिवर्तित कर दूं, तो वो 1 महीने के अंदर
अपने लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। तो आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 50 डे, 45 डे, 30 डे। यहाँ पे 30 डे 1 महीने के अंदर वो लीव कन्वर्सन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी 30 डे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the name of the analysis which categorize inventory items into three groups based on their annual usage value and importance, with high value, moderate value and low value in railway inventory management? इस तरह के इन्वेंट्री को हम ABC इन्वेंट्री एनालिसिस बोला जाता है, जिसमें वस्तुओं को वार्षिक उपयोग मूल्य और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जिसमें उच्च मूल्य, मध्यम मूल्य और निम्न मूल्य होता है। तो उस तरह के इन्वेंट्री को हम ABC एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ABC एनालिसिस सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB इक्विवेलेंट टू डेज वेजेज विदाउट एनी सेलिंग ऑन वेजेज फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू ऑल एलिजिबल नॉन गेस्टेड रेलवे एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग ऑल RPS पर्सनल वाज सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे PLB के बारे में बात किया जाएगा कि 2023-24 फाइनेंशियल के दौरान कितने दिन का PLB बोनस प्रदान किया गया। तो जनरली जितने भी बार हमें PLB प्रदान किया जाता है तो वो 78 दिन का प्रदान किया जाता है अभी तक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 78 डे का बोनस PLB बोनस प्रदान किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 78 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। How much is the maximum amount a general manager can sanction as award reward to railway employee up to JAG officer for meritorious work of outstanding nature as per model schedule of power? MSOP के अनुसार जनरल मैनेजर मेरिटोरियस वर्क के लिए अप टू JAG लेवल तक कितना रुपया का अवार्ड सैंक्शन कर सकते हैं। तो MSOP के अनुसार जनरल मैनेजर 5000 तक के अवार्ड सैंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको MSOP दिखा देता हूँ। Grant of award rewards for meritorious works of outstanding nature for grant of award up to raise 5000 to J grade officers power rest with GM। JG ग्रेड तक के अधिकारियों को मेरिटोरियस वर्क के लिए 5000 रुपये तक का अवार्ड सैंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा 5000 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू रिमर्समेंट ऑफ चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। यहाँ पे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के रिमर्समेंट के बारे में कुछ पूछा गया है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रेन इज पेबल एट द डबल द नॉर्मल रेट। जो भी दिव्यांग चिल्ड्रन है उन्हें एजुकेशन अलाउंस जो भी रेट होता है उसके डबल रेट से उन्हें दिव्यांग चिल्ड्रन को CA प्रदान किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। CA हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम फॉर 2 इल्डर सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। ये भी हमारा सही है कि दो जीवित बच्चे तक बड़े 2 जीवित बच्चे को चिल्ड्रेन एजुकेशन और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान किया जाता है। हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम कॉन्ट्रेक्ट। ये भी हमारा सही है कि हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और द रिमर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी और हॉस्टल सब्सिडी शैल नॉट बी एलिजिबल टू ए रेलवे सर्वेंट व्हाइल सी इज अंडर सस्पेंशन और इज ऑन लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। यहाँ पे जब कोई कर्मचारी यदि सस्पेंडेड हो या लीव पे है इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उस स्थिति में भी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा शैल नॉट एलिजिबल, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्कीम विच इज ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया टू इम्पार्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड्स टू इन्हांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पार्टेड इन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एलिजिबल यूथ अक्रॉस द कंट्री। भारतीय रेल मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक प्रकार का कौशल विकास योजना प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत भारत के बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए विभिन्न ट्रेडों में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया था, जो कि पूर्णतः निःशुल्क था। तो इस प्रकार के स्कीम एक प्रकार का रेल कौशल विकास योजना स्कीम लाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रेल कौशल विकास योजना स्कीम जो भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए लाया गया था, जो कि तकनीकी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
As per railway servant HOER rules 2005, a railway servant aggrieved by the declaration of classification made under Rule 3 may submit appeal to whom within a period of 90 days from the date of such declaration. रेलवे सेवक कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि नियम 2005 के अनुसार यदि वर्गीकरण की घोषणा से व्यतीत कोई रेल सेवक ऐसी घोषणा की तिथि से 90 दिनों के भीतर यदि वो अपील प्रस्तुत करना चाहता है तो वो किसे प्रस्तुत करेगा? तो इस तरह के मामले में जो भी यदि वो क्लासिफिकेशन से एग्रीव्ड है तो रीजनल लेवल कमिश्नर को 90 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, रीजनल लेवल कमिश्नर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Gateman C, caretaker of rest houses and reservoirs, etc., चौकीदार and saloon attendant who work in essential temporary employment need to work additional hours per week. गेटमैन सी विश्राम गृहों और जलाशयों आदि की देखभाल करता चौकीदार और सैलून अटेंडेंट जो अनिवार्य रूप से अस्थायी रोजगार में काम करते हैं, उन्हें प्रति सप्ताह कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ता है? जो भी इसेंशियल टेम्परेंट एम्प्लॉयमेंट के तहत वर्गीकृत है कर्मचारी, उन्हें एक हफ्ते में जनरली 48 आवर्स का ड्यूटी करना पड़ता है। और उसमें से यदि वो गेटमैन सी या केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस हो या चौकीदार के रूप में कार्यरत हो या सैलून अटेंडेंट के रूप में कार्यरत हो तो उन्हें एक हफ्ते में 24 आवर एडिशनल ड्यूटी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखेंगे, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, 18 आवर 24 आवर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 24 आवर। जो भी इस तरह के एम्प्लॉय गेटमैन केयरटेकर रेस्ट हाउस या चौकीदार सैलून अटेंडेंट हो तो उन्हें एक हफ्ते में 24 आवर का एडिशनल ड्यूटी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In accordance with the Code on Wages 2019, an annual minimum bonus to an employee who has put in at least 30-day work in an accounting year is payable at what rate? जो भी वेजेज कोड 2019 के अनुसार एक कर्मचारी यदि वार्षिक न्यूनतम बोनस जिसने एक लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया हो तो किस दर पर उसे बोनस दे दिया जाता है? तो कोई भी कर्मचारी यदि एक फाइनेंशियल ईयर में यदि वो 30 दिन तक काम किया हो तो उस स्थिति में उसे उसके वेजेज का 8.33% या 100 रुपया जो भी अधिक हो वो कर्मचारी को बोनस के रूप में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, 6.2/3% ऑफ द वेजेज अर्न बाई द रेलवे एम्प्लॉय और 100 रुपी विच ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। 1/3% ऑफ द वेजेज अर्न बाई द एम्प्लॉय और 100 रुपी विच ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी का 8.1/3% या 100 रुपया जो भी अधिक हो उसे बोनस के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेड एक्टिविटी ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड डेवलप एलोकेशन अमाउंट्स फ्रॉम द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो भी एसपीएफ के रूप में 800 रुपया पर कैपिटा का कंट्रीब्यूशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन एलोकेशन के हिसाब से कितना रुपया यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे डेवलपिंग ऑक्यूपेशनल स्किल्स फॉर डिजेबल्ड रेलवे सर्वेंट दिव्यांग दोज हु कवर्ड अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड देयर पार्ट्स। इस तरह के मामले में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 50 रुपये का एलोकेशन निर्धारित है, एलोकेशन अमाउंट। यहाँ पे एक का डी हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ लिंगा ये लेटेस्ट जो कि 2024 में आया था, इसके अनुसार 17 रुपये की राशि निर्धारित किया गया है पर एलोकेशन। यहाँ पे 2 का सी हो जाएगा 17 रुपया। रिक्रिएशनल फैसिलिटी एट इंस्टीट्यूट क्लब जो भी इंस्टीट्यूट क्लब का होगा उसे 36 रुपया एलोकेशन प्रदान किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 28 रुपये का एलोकेशन निर्धारित है, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग मैच करेंगे। एक का यहाँ पे विकलांग कर्मचारियों के लिए 50 रुपये की निर्धारित है, तो एक का डी हमारा ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा 17 रुपये का निर्धारित है, तो 2 का सी हो जाएगा। 2 का सी यहाँ पे हमारा सही लग रहा है। संस्थान क्लबों के लिए 36 रुपया है, तो यहाँ पे 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए और 4 का बी 28 रुपये। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
What is the annual quota allotted for general railway and production unit to recruit persons against cultural quota? कल्चरल कोटा में हर एक जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को एक संख्या निर्धारित है, जो कि हर एक जोनल रेलवे 2 और हर एक प्रोडक्शन यूनिट 2 की संख्या में कल्चरल कोटा का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, जोनल रेलवे 2 एंड प्रोडक्शन यूनिट 1, ये हमारा नहीं सही है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट। जोनल रेलवे 2 प्रोडक्शन यूनिट 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। जोनल रेलवे 2 प्रोडक्शन यूनिट 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द एनुअल कोटा अलॉटेड फॉर जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट टू रिक्रूट पर्संस अगेंस्ट स्कॉट एंड गाइड कोटा इन लेवल 2? लेवल 2 में जो भी स्कॉट एंड गाइड कोटा भर्ती होती है, वो जनरल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट द्वारा एक ही जोनल हेडक्वार्टर द्वारा भर्ती किया जाता है। तो उस स्थिति में स्कॉट एंड गार्ड लेवल 2 में हर एक जोनल रेलवे 2 भर्ती करेगा और प्रोडक्शन यूनिट 1 भर्ती करेगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, जोनल रेलवे 2 प्रोडक्शन यूनिट, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग आंसर देख लेंगे, जोनल रेलवे 2 प्रोडक्शन यूनिट, ये हमारा जो भी स्कॉट एंड गार्ड की भर्ती होगा लेवल 2 में, वो जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में मात्रा निर्धारित है, जो कि जोनल रेलवे में 2 की संख्या में अपॉइंट कर सकते हैं और प्रोडक्शन यूनिट में 1 की संख्या में अपॉइंट कर सकते हैं। और यहीं पे यदि लेवल 1 का बात होता है तो जोनल रेलवे 2 और प्रोडक्शन यूनिट 2 दोनों 2-2 की मात्रा निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, What is the percentage of reservation provided in favor of SC/ST employee in allotment of Type 1 and Type 2 railway quarter where the number of Type 1 and Type 2 railway quarters taken together at a station is 50 or more? जहाँ भी रेलवे क्वार्टर की संख्या 50 और उससे अधिक हो, तो वहाँ पे रिजर्वेशन की व्यवस्था SC/ST कर्मचारियों के लिए किया गया, जो कि पूर्णतः टाइप 1 और टाइप 2 क्वार्टर में होगा। तो इस स्थिति में जो कि नॉन एसेंशियल कैटेगरी में ही रिजर्वेशन अलॉट किया जाता है, तो वैकेंसी टोटल क्वार्टर के 10% का ही आप रिजर्वेशन टाइप 1 टाइप 2 क्वार्टर में SC/ST कंप्लाई को दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 20%, 15%, नन ऑफ द गिवन 10%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। टाइप 1 टाइप 2 रेलवे क्वार्टरों में 10% का रिजर्वेशन SC/ST कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो आंसर हम लोग देख लेंगे 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द कोटा अलॉटेड टू जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट इन लेवल 4 एंड लेवल 5? स्पोर्ट्स कोटा के तहत जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में एक संख्या निर्धारित है ओपन एडवर्टाइजमेंट के तहत लेवल 4 और लेवल 5 में। इस तरह के रूल्स सर्कुलर मेरे पास नहीं है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यदि किसी के पास इस तरह के लेवल श्रेणी के हिसाब से ओपन एडवर्टाइजमेंट में कितनी भर्तियां स्पोर्ट्स कोटा के तहत की जाती है, इससे रिलेटेड सर्कुलर यदि किसी के पास हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिंक हमें जरूर प्रदान करें। यहाँ पे जनरली ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ओपन एडवर्टाइजमेंट के तहत लेवल 4 और लेवल 5 में स्पोर्ट्स कोटा के तहत जोनल रेलवे में 5 और प्रोडक्शन यूनिट में 2 भर्ती कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पीरियड ऑफ रेकनिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा थ्रू टैलेंट स्कॉटिंग? जो भी टैलेंट स्कॉटिंग के तहत स्पोर्ट्स कोटा में रिक्रूटमेंट होता है, तो उसका कौन सा अचीवमेंट उसे काउंट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जनरली जो भी टैलेंट स्कॉटिंग के तहत रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो उसका अचीवमेंट जो भी उसने करंट ईयर में और पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक साल में जो भी उसने अचीवमेंट प्रदान किया है, वो उसको जनरली काउंट किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, द स्पोर्ट्स अचीवमेंट शैल बी इन द करंट एंड और इमीडिएट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर एंड स्पोर्ट्स। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, एक साल के ही अचीवमेंट को लिया जाता है। द स्पोर्ट्स अचीवमेंट शैल बी इन द करंट और इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर एंड स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी हैव एक्टिव प्लेयर। ये हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि वर्तमान में और पिछले एक साल में आपने कौन से अचीवमेंट लिया है उसके बारे में उसके आधार पे ही टैलेंट स्कॉटिंग स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। द स्पोर्ट्स अचीवमेंट शैल बी इन द करंट और इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी एन एक्टिव प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इन स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कम्स अंडर विच कैटेगरी? यहाँ पे SBF के तहत आपको यदि आप कंट्री के रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो स्पोर्ट्स के तहत आपको SBF के तहत
कैश अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो उसमें हमें पढ़ना है कि किस खेल में किस कैटेगरी के अनुसार कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कैश अवार्ड के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हमारे पूछा गया है वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर सीनियर। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे किस कैटेगरी के तहत आता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप सीनियर जूनियर का बात यहाँ पे बोला गया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप सीनियर। यहाँ पे ऑप्शन बी भी आ रहा है, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप यूथ जूनियर, यहाँ पे सी भी दिख रहा है। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप सब जूनियर कैडेट डी, यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिख रहा है। और कहीं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ये तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में ही दिख रहा है सीनियर जूनियर के बारे में बोला गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप सीनियर जूनियर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है हमारा, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर, यहाँ पे सी भी आ रहा है, और सब जूनियर यहाँ पे डी भी आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन कोई भी उचित नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हाल ही में अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि एन एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ऑन 1 अप्रैल 2025 व्हिच कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम कैन एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर यूपीएस। जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो 1/4/25 को वो एनपीएस के तहत यदि वो आते हैं तो वो यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन 1 जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बताया गया है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। केंद्र सरकार की सेवाओं में नया भर्ती हुआ कोई व्यक्ति जो 1 अप्रैल 2025 को उसके बाद सेवा में शामिल होता है तो उसे भी यूपीएस में शामिल किया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आता था और जो न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हत सेवा के बाद 31/3/2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ तो वो भी यूपीएस का ऑप्शन दे सकता था। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। यूपीएस चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय, ये भी ऑप्शन हमारा उस समय जब ये रूल जब आया था तो उस समय वन टाइम ऑप्शन दिया गया था और पूर्णतः परिवर्तनीय होगा, परंतु हाल ही में डीओपीटी या किसी ने एक लेटर आया अभी हाल ही में आया है कि वो रिटायरमेंट से 1 साल पूर्व वो यूपीएस से एनपीएस में वो ऑप्शन देके जा सकता है। तो यहाँ पे नए नियम के अनुसार तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए गलत हो जाएगा, परंतु ओल्ड वाले नियम के अनुसार चारों ऑप्शंस हमें प्रदान किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा। जबकि नए नियम के अनुसार आपको यदि आप यूपीएस में ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको रिटायरमेंट से पहले भी एक ऑप्शन प्रदान किया जाएगा कि आप यूपीएस से एनपीएस में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर प्रमोशन कोटा टू जूनियर क्लर्क पोस्ट इन पर्सनल डिपार्टमेंट। जो भी पर्सनल कार्मिक विभाग में कनिष्ठ लिपिक का पदोन्नति कोटे के तहत जो भी एक परसेंटेज निर्धारित है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो जूनियर क्लर्क में जो भी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट कोटा के तहत होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का परसेंटेज हमारा 50% निर्धारित है। प्रमोशन कोटा का हमारा 33.1/3% निर्धारित था और एलडीसी कोटा का 16.23% हमारा यहाँ पे निर्धारित है। यहाँ पे जबकि प्रमोशन कोटा के बारे में पूछा गया तो जो कि 33.33% हो गया। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 50%, 66.2/3%, नन ऑफ द गिवन 33 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रमोशन कोटा जूनियर क्लर्क में 33.3% निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। While granting ad hoc promotion in selection post, what is the period beyond which personal approval of chief personnel officer, now principal chief personnel officer is required? सिलेक्शन पोस्टों पे जो भी एड हॉक प्रमोशन किया जाता है तो एक निश्चित अवधि के लिए जनरली किया जाता है। वो एक निश्चित अवधि 4 महीना निर्धारित है। यदि इसके बाद यदि किसी कर्मचारी को उस पोस्ट पे रखना है तो किसका प्रमोशन अनिवार्य होता है। जनरली एड हॉक प्रमोशन 4 महीने के लिए सीडब्ल्यूएम और डीआरएम के अप्रूवल से एड हॉक प्रमोशन दिया जा सकता है, और यदि इससे अधिक की अवधि की जरूरत हो तो उस स्थिति में पीसीपीओ का अप्रूवल होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट 8 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। यहाँ पे 4 मंथ
जनरली एडहॉक प्रमोशन 4 महीने के लिए 120 दिन के लिए दे सकते हैं। उसके बाद यदि आपको एडहॉक प्रमोशन के लिए रखना है तो उसके लिए पीसीपीओ सर का अनुमोदन होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। In a selection post within Group C, if the authority competent to accept the recommendation of a selection or does not accept the recommendation, what action can be taken by him or her? जो भी ग्रुप सी में सिलेक्शन के तहत प्रमोशन दिया जाता है तो उसमें जो भी सिलेक्शन बोर्ड में ऑफिसर्स होंगे, यदि उनका रिकमेंडेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उस तरह के मामले को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकते हैं। यदि चयन बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता तो उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। इस तरह के मामले में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो इस तरह के मामले को जनरल मैनेजर के पास मामले को रेफर कर देते हैं और जो भी जनरल मैनेजर का निर्णय होगा वो अंतिम होता है। तो मामले को यहाँ पे देखेंगे, रेफर द मैटर टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, रेफर द मैटर टू द जनरल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रेफर द मैटर टू द जनरल मैनेजर, रेफर द मैटर टू द जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। ए पैनल विथ द अप्रूवल ऑफ एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर ADRM हैज बीन फॉर्म टू फिल अ वैकेंसी ऑफ सीनियर क्लर्क। एन एम्प्लॉय एक्स who has been placed in the panel has been transferred to another station promotion but he submitted unwillingness. Which of the following are correct with regard to the above? वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को भरने के लिए किसी पैनल पे ADRM सर ने अप्रूवल दिया है और पैनल में रखे गए एक कर्मचारी जो कि एक्स है, उसका स्थानांतरण प्रमोशन पे दूसरे स्टेशन पे हो जाता है लेकिन उसने अनिच्छा व्यक्त की है। तो क्या कथन उसके बारे में पूछा गया है कि क्या कथन सही हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, X shall be deviated for promotion for a period of 1 year and transfer out of station। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं। जब भी कोई कर्मचारी यदि रिफ्यूजल दे जाता है तो उसे 1 साल के लिए उसी स्टेशन पे रख सकते हैं, उसे अन्यत्र कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, जो कि बोला गया है कि 1 साल के अंदर ही उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। X shall be deviated for promotion for a period of 1 year and need not be transferred out of station। X shall be deviated, ये हमारा सही है। X shall be deviated for promotion for a period of 1 year and need not be transferred for out of station। ये हमारा ऑप्शन सही है कि उसे 1 साल के लिए डिवेट कर देंगे और उसे आउट स्टेशन पे कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे। X will be junior to all the persons promoted earlier than him from the same panel respective of his panel position। जो भी उस पैनल में कर्मचारी प्रमोशन पाया है होगा तो वो सारे एक्स से सीनियर हो जाएंगे और एक्स उन सभी से जूनियर हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। X on development will not however lose seniority to another employee promoted to the same promotion category during the 1 year period of penalty as a result of a fresh selection supplementary head। हालांकि रोक लगाए जाने पर एक वर्ष की अवधि के दौरान उसी पदोन्नति श्रेणी में पदोन्नत किसी अन्य कर्मचारी से वरिष्ठता नहीं खोएगा जो बाद में किए गए चयन के परिणाम स्वरूप होगा। 1 साल के बाद यदि फिर से पैनल प्रमोशन पैनल बनाया जाता है तो उस स्थिति में वो जितने भी जूनियर होंगे उससे वो सीनियर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 हमारा सही है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, 1, 2, 3, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 2, 3, 4। एक हमारा गलत है जो कि बोल रहा है कि 1 ही साल के अंदर उसे ट्रांसफर कर देंगे आउट स्टेशन पे। तो आंसर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। An officer who has been sanctioned with a study leave has expressed his willingness to occupy the railway accommodation quarter below his entitlement level. What is the maximum period the officer can be permitted to occupy the quarter on permanent of normal rent? एक अधिकारी जिसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है ने अपनी पात्रता स्तर से नीचे रेलवे क्वार्टर पर ऑक्युपाई करने की इच्छा व्यक्त की है। सामान्य किराए के भुगतान पर अधिकारी को क्वार्टर को पर ऑक्युपाई करने की अधिकतम अवधि क्या है। जब भी कोई कर्मचारी स्टडी लीव पे जाता है तो यदि जिस इंटरटेनमेंट के लिए जिस टाइप के क्वार्टर इंटरटेनमेंट के लिए यदि कर्मचारी उस क्वार्टर को रखता है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो क्वार्टर को रख सकता है। परंतु यदि एक लेवल बिलो इंटरटेनमेंट के हिसाब से यदि उसे रेलवे क्वार्टर प्रदान किया जाता है, जैसे कोई कर्मचारी
टाइप 3 के लिए एलिजिबल है और वो स्टडी लीव पे जाता है, तो यदि उसे एक बिलो नीचे टाइप क्वार्टर टाइप 2 प्रदान किया जाता है तो उसे संपूर्ण स्टडी लीव अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर प्रदान किया जाता है नॉर्मल लाइसेंस फी पे। और यदि वो टाइप 3 क्वार्टर ही रखना चाहता है तो उस स्थिति में वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए नॉर्मल लाइसेंस फी पे रेलवे क्वार्टर रख सकता है। उसके अधिक होने पे उसे लाइसेंस फी देना होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे बिलो लेवल इंटाइटलमेंट के लिए यहाँ पे हमारा 180 दिन नहीं, फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ स्टडी लीव ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और सेम इंटाइटलमेंट के लिए यदि वो रखेगा तो मैक्सिमम 180 दिन तक ही रख सकता है। उससे ऊपर यदि होगा तो उसे लाइसेंस फी वगैरह जो भी होगा उसे पेड करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ स्टडी लीव हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द केस ऑफ मेडिकली डिकैटेगराइज्ड एम्प्लॉय हैपेंड to be absorbed back into his parent cadre from which he was originally promoted. Now how his seniority position declared. यदि किसी चिकित्सा आधार पर डिकैटेगराइज कर्मचारी मूल संवर्ग में वापस शामिल कर लिया जाता है जहां से उसे मूल रूप से पदोन्नत किया गया था, उसकी परिस्थिति स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। जो भी डिकैटेगराइज एम्प्लॉय यदि बाद में वो फिट हो जाता है जबकि तो उसकी वरिष्ठता किस प्रकार किया जाता है। तो जो भी इस प्रकार के केसेस होते हैं तो डिकैटेगराइज होने के बाद जो भी एम्प्लॉय का ऑब्जॉर्प्शन हो गया हो तो उस स्थिति में ऑब्जॉर्प्शन हुए जितने भी कर्मचारी होंगे उससे उनकी वरिष्ठता नीचे मानी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे द मेडिकली डिक्राइज स्टाफ ऑब्जर्व इन अल्टरनेटिव पोस्ट शुड बी अलाउड सीनियरिटी इन द ग्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रेफरेंस टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर इन द इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग। ये हमारा ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन बी नंबर ये भी नहीं सही है। ही विल बी असाइंड द बॉटम सीनियरिटी इन द न्यू यूनिट एज द ट्रांसफर विल अफेक्ट द एम्प्लॉयबिलिटी। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। The medically decategorized staff observed in the alternative post should be allowed seniority in the grade of absorption with reference to the length of service rendered in the equivalent or corresponding grade. However, he will not be placed above his erstwhile senior in the grade of absorption. ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। वैकल्पिक पदों पर अमेलित चिकित्सीय डिकैटेगराइज रूप से कर्मचारियों को समतुल्य या संगत ग्रेड में की गई सेवा की अवधि के संदर्भ में अमेलन ग्रेड में वरिष्ठता दी जानी चाहिए, तथापि उन्हें अमेलन ग्रेड में अपने पूर्ववर्ती वरिष्ठों से ऊपर नहीं रखा जाएगा। जो भी यदि वो कर्मचारी डिकैटेगराइज हो गया उसके बाद कोई भी उनसे जूनियर कर्मचारी उस पद पे ऑब्जर्व हो जाते हैं तो उनसे वो सीनियर नहीं हो सकता, उनसे वो जूनियर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the maximum period up to which an officer up to and including junior study grade can be granted additional post allowance? एडिशनल पोस्ट अलाउंस जो कि डुअल चार्ज अलाउंस के स्थान पे आया था, जो कि जेएजी ऑफिसर्स के केस में मैक्सिमम 6 मंथ और एसएजी ऑफिसर्स के केस में मैक्सिमम 3 मंथ ही आप एडिशनल पोस्ट अलाउंस के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखें जेएजी के केस में बोल रहा है एडिशनल पोस्ट अलाउंस कितने दिन तक हो सकता है। तो यहाँ पे 6 महीना जेएजी के केस में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एसएजी के केस में हमारा 3 महीने की अवधि निर्धारित है। राइट आंसर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। When confirmation follow a specified probationary period if any without break, the date of appointment to the grade is reckoned from which of the following? जब स्थायीकरण बिना किसी अंतराल के निर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो के बाद होता है तो ग्रेड में नियुक्ति की तारीख निम्नलिखित में से किस तारीख से माना? इस प्रकार के जो भी अपॉइंटमेंट डेट माना जाता है वो जनरली प्रोबेशनरी पीरियड जो भी कमेंस होगा उस डेट से ही माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड, ये हमारा नहीं सही है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन के लिए भी हमारा नहीं सही। द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द वर्किंग पोस्ट आफ्टर द ट्रेनिंग, ये भी हमारा नहीं सही। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोबेशन, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। Allowance in lieu of kilometerage ALK when running staff are engaged in or employed on non-running duties at their headquarter, what pay element of the running allowance is paid on that duty? जो भी नॉन रनिंग
रनिंग स्टाफ है वो मुख्यालय में गैर रनिंग ड्यूटी पे लगे होते हैं, तो उन्हें एक रनिंग भत्ता प्रदान किया जाता है। वो मूलतः उनके बेसिक पे का कितना परसेंट होता है, तो जनरली ये कॉमन क्वेश्चन है। एल के बेसिक पे का 30% अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, 50% ऑफ बेसिक पे एप्लीकेबल, 45% ऑफ बेसिक पे एप्लीकेबल, 30% ऑफ बेसिक पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एल के अलाउंस इन लिeu ऑफ किलोमीटरेज बेसिक पे का 30% प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा हम लोग। When running staff are detained at alt station for more than 16 hours from the time they sign off duty, they shall be credited with as alt station detention allowance for every 24 hour, a part thereof after the expiry of 60 hours from the time of signing off. जो भी रनिंग स्टाफ हो वो ड्यूटी से कहीं बाहर हेडक्वार्टर से यदि 16 घंटे से अधिक वो कहीं रुक जाते हैं, तो उन्हें साइन ऑफ से 16 घंटे की समाप्ति के बाद प्रत्येक 24 घंटे या उसके भाग के लिए कितना अतिरिक्त किलोमीटर भत्ता प्रदान किया जाता है। तो हर एक 24 घंटे के लिए 70 किलोमीटर प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ए 70 किलोमीटर, बी नंबर 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा 70 किलोमीटर प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन हम राइट आंसर 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। Each railway shall identify section and circumstances which do not have the potential for enabling the running staff to earn adequate kilometerage within the stipulated duty hours, and the running staff shall be paid minimum granted kilometer allowance at the rate of for the full stipulated duty hour। यहाँ पे न्यूनतम गारंटेड किलोमीटर भत्ता के बारे में बोला गया, जो कि 120 किलोमीटर के हिसाब से प्रदान किया जाता है। जनरली इस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया है। प्रत्येक रेलवे ऐसे खंडों परिस्थितियों की पहचान करेगी जिनमें रनिंग स्टाफ को निर्धारित ड्यूटी घंटों के भीतर पर्याप्त किलोमीटर अर्जित करने में सक्षम बनाने की क्षमता नहीं है, और रनिंग स्टाफ को पूरे निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए की दर से न्यूनतम गारंटेड किलोमीटर भत्ता का भुगतान किया जाता है, जो कि 120 किलोमीटर के हिसाब से प्रदान किया जाता है। मिनिमम गारंटेड किलोमीटर अलाउंस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी 120 किलोमीटर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। What is the maximum period of railway employee in occupation of railway quarter may be permitted while on leave, including extraordinary leave, to retain the quarter for period of leave on payment of normal rent, flat rate of license fee, rent on receipt of the certification from the authority sanctioning the relief that the employee concerned is likely to be posted back to all station on expiry of leave। कोई भी रेलवे कर्मचारी है वो लीव पे है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे, तो मैक्सिमम किस अवधि तक यहाँ पे वो बोला है कि नॉर्मल रेंट पे वो रेलवे क्वार्टर को रख सकता है। तो जो भी इस तरह के केसेस होते हैं कि कोई कर्मचारी लीव पे है इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो उस केसेस में कर्मचारी को 120 दिन तक रेलवे क्वार्टर नॉर्मल लाइसेंस फी पे रखने का प्रावधान है। उससे यदि अधिक अवधि तक वो रेलवे क्वार्टर को रिटेन करता है और ड्यूटी पे वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उस स्थिति में उसे लाइसेंस फी देना होगा, अतिरिक्त लाइसेंस फी देना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 240 डे, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। 180 डे, 120 डे। यहाँ पे हमारा 120 डे नॉर्मल लाइसेंस फी पे, जब कर्मचारी लीव पे है इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे, तो नॉर्मल लाइसेंस फी पे 120 दिन तक रेलवे क्वार्टर को रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। What is the notice period required to terminate the services of Group C railway servant on promotion? कोई भी रेलवे ग्रुप सी एम्प्लॉय है, प्रोबेशन पे है, तो उसे टर्मिनेट करने के लिए कितने दिन का नोटिस पीरियड जरूरी है। इस तरह के केसेस में कोई भी जब कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड पे हो तो उसे 1 महीने के नोटिस देकर रेलवे कर्मचारी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और यहीं पे यदि रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स की बात करता है तो उसकी स्थिति में भी 1 महीने की नोटिस पे उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। और प्रोबेशनरी ग्रुप ए बी ऑफिसर्स के मामले में 3 महीने के नोटिस पे उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। और अप्रेंटिस के मामले में जनरली 7 दिन का पीरियड निर्धारित है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप सी कर्मचारी है वो प्रोमोशन पे है तो उसे कितने दिन के नोटिस पीरियड पे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इस स्थिति में हमारा 1 मंथ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 मंथ हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है आज के। ये हमारा पार्ट 1 जो कि असिस्टेंट पर्सन ऑफिसर जिसका एग्जाम दिनांक 18 मई 2025 को हुआ था, इसका ये क्वेश्चन पेपर
जिसे मैं आज आप लोग को बीच लेके आया और सोल्व किया। दोस्तों, जो भी नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है उसे मैं अगले पार्ट में डील करूँगा। ये दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा हो। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।